चाइना दे रहा था पाकिस्तान को इंटेलिजेंस। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये खबर पहले भी आई है, दोबारा आई है, लेकिन अब हमारे आर्मी के ऑफिसर्स ने इसमें खुल के बोलना शुरू कर दिया है। हमारे आर्मी के ऑफिसर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल के सिंह, उन्होंने बोला कि अभी रिसेंटली इंटेलिजेंस दी जा रही थी चाइना की तरफ से पाकिस्तान को। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया और ऐसे में हमें पता था कि हमें कहाँ मारना है, हमें कैसे करना था। हमने बहुत सारे इससे लेसन्स भी लिए। टोटल 21 टारगेट्स को हमने आइडेंटिफाई किया, जिसमें से हमने कहा कि हम 9 टारगेट्स को मारेंगे और 9 टारगेट्स पर मार के बहुत ही जबरदस्त ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन पे हम लोगों को एक्सट्रीम सफलता मिली, हालांकि चाइना का सपोर्ट भी था। ये अब सामने आना शुरू हो गई, इसके और डिटेल्स मेरे साथ प्रेम शंकर सिंह, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है। प्रेम शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। चाइना पाकिस्तान एक्सेस साफ दिख रही है, इंडिया इस एक्सेस से कैसे डील कर सकता है? रोहित, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि सिर्फ चाइना की बात नहीं है। 3 देशों को भारत ने हराया है, या कह लीजिए कि उनको सबक सिखाया है। उसमें आप पाकिस्तान तो है ही, क्योंकि उसी से लड़ाई थी भारत की। दूसरा जो है वो चीन और टर्की का नाम आप भूल रहे हैं। ये तीनों जो देश थे उनको एक साथ भारत ने धूल चटाई। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल है राहुल आर सिंह, उन्होंने यही बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हमने अंजाम दिया। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को सबक तो सिखाया, लेकिन चीन कैसे पूरा इसमें इन्वॉल्व रहा, चीन की इसमें पूरी भूमिका क्या रही, वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया और दुनिया के सामने लाया। ये कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये सब बातें कही, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बहुत बड़ा खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन से जो रियल टाइम खुफिया जानकारी थी वो मिल रही थी। यानी कि चीन मुहैया करा रहा था रियल टाइम जो स्ट्रैटेजी थी भारत की। उन्होंने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत चल रही थी, तब पाकिस्तान को हमारी जो महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधियों की जो लाइव जानकारी मिल रही थी वो भी चीन मुहैया करा रहा था। ये जानकारी चीन से आ रही थी। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ी बात, रोहित, मुझे ये सुनकर आश्चर्य लगा कि वो कह रहे हैं कि 81% जो सैन्य उपकरण हैं वो चाइना के हैं। चीनी इक्विपमेंट्स हैं उनके पास। जितने सैन्य उपकरण वो इस्तेमाल करता है या उसके खजाने में है, वो चाइना का दिया हुआ है। तो चाइना एक तरीके से पाकिस्तान को अपने हिसाब से यूज करना चाहता है, उधर अमेरिका यूज करना चाहता है अपने हिसाब से, इधर चीन ने तो समझिए इसको कि पाकिस्तान को अपने एक कब्जे में ही, घोषित रूप से कब्जे में कर रखा है, और जैसा चाहता है, जिस तरीके से चाहता है उसका इस्तेमाल करता है। तो इस ऑपरेशन में राइट। चीन के लिए अपने हथियारों को परखने और लाइव लैब जो कहते हैं ना, उसका पूरा एक अपॉर्चुनिटी जो है वो दिया था। और फिर तुर्की की अगर भी बात हम कर लें कि तुर्की की भूमिका उसमें क्या थी, तो उसमें भी जो जनरल राहुल सिंह ने वो बताया कि पाकिस्तान को जो ड्रोन और बाकी जो हेल्प थी वो तुर्की उनको पहुंचा रहा था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो ये बायक्टर कहते हैं ना उसको, जो ड्रोन्स के जो नाम होते हैं। हाँ, हाँ, बायक्टर। जी, जी। तो उससे भी जो लैस थे, ट्रेंड जो लोग थे, उनको उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से उनको दिया। तो इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि भारत को अब 3 मोर्चा, जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान, चीन और तुर्की एक साथ निपटने की तैयारी की गई थी, निपट रहा था भारत, और इन तीनों को औकात में लाया। क्योंकि अगर क्योंकि तुर्की जो शामिल था ये पता था, पहले से पता था
कि टर्की हेल्प कर रहा है, चीन भी हेल्प कर रहा है, ये भी पता था। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भारत के सामने ये खुलकर सामने आ जाएं। तो ये सब चीज देखते हुए जो जनरल राहुल सिंह है, वो कह रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है, हम ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय सेना है वो इतनी सटीक और प्रभावी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को मजबूरन सीज फायर की मांग करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हमारा एक और बड़ा हमला तैयार था और पाकिस्तान को एहसास हो गया कि अगर ये हमला हुआ तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने सीज फायर की गुहार लगाई। यह रणनीतिक कदम भारत की सैन्य ताकत और कूटनीतिक चतुराई को दर्शाता है, लेकिन साथ में उन्होंने ये जोड़ा कि जो भारत की हवाई रक्षा प्रणाली है उसको थोड़ा और मजबूती चाहिए। मजबूत तो है, उसकी मजबूती की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उसको और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ये चेतावनी उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि भविष्य में ऐसा अभी हो सकता है कि शहरों और जो आबादी वाले जो इलाके हैं वहां पर अगर हमला करने की कोशिश हुई या कोई हिमाकत करता है तो उसको लेकर थोड़ा हमको मुस्तैद रहना पड़ेगा। तो अगली बार के लिए हमको इसके लिए तैयार रहना होगा। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, जो है वो काफी था और उससे हमने बहुत तरीके से लड़ाई लड़ी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को मजबूरन कहना पड़ा कि सीज फायर कर लो, वरना उनकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि जो हमले की तैयारी थी भारत की इस बार वो बहुत मजबूत तरीके से, और शायद पाकिस्तान अच्छा से ही मिट जाता, क्योंकि ये एक प्रेशर भी था इंडिया में जो अभी तक विपक्ष या बाकी लोग सवाल उठाते हैं कि सीज फायर रोकने की क्या जरूरत थी। तो कुल मिलाकर भारत को एक और मजबूत और बहुस्तरीय, मतलब डिफरेंट लेवल पर जो हवाई रक्षा प्रणाली जो है उसको और विकसित करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे देशों से आने वाले खतरों से मुकाबला किया जा सके। राइट, खतरों से। अच्छा, एक चीज और, थ्री फ्रंट, पहले 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते थे, अब हम 3.5 फ्रंट वॉर की बात करेंगे क्या? एक टर्की और घुस गया इसमें, और इस 3.5 फ्रंट से लड़ने के लिए इंडिया की तैयारी है क्या? उसी के मैं वही आपको बता रहा था कि तैयारी हमारी है। भारत किसी भी लेवल पर जाकर युद्ध कर सकता है, जवाब दे सकता है, और पाकिस्तान जैसे देश को तो दे सकता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकता, जो अपने बलबूते अपने नागरिकों को दो वक्त की रोटी तक नहीं दे सकता, तो आप समझिए कि डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर है या जो डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, जो उपकरण उसको चाहिए, वो उसके पास कहाँ से आएगा? तो क्योंकि भारत को कंट्रोल में रखना है या भारत को आ, अपने हिसाब से मतलब मैनेज करने के लिए चीन को पाकिस्तान जैसा एक देश ऐसा चाहिए कि जहां से वो अपने कंट्रोल कर सके, और भारत के खिलाफ उसको भड़काकर और उसका भारत का ध्यान भटकाकर अपनी जो उल्लू है उनकी वो सीधा करना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर चाइना एक बहुत बड़ा देश है जो कि जिसका मुकाबला भारत से है। भारत फोर्थ इकोनॉमी जो है, चौथी अर्थव्यवस्था जिसकी है, वो नंबर पर आ गया है जापान को पीछे करके। अब तीसरे की लड़ाई है, तो उस पर भी लगता है कि वो भारत को सामने से तो नहीं, लेकिन हर मोर्चे पर कोशिश करता है कि उसको डाउन करे। तो भारत की तैयारी है, कुछ चीजें हैं जिसको डिफेंस में मुझे लगता है कि अगर आप चारों तरफ से घिर रहे हैं और इस तरह की तैयारी है, और चीन पीठ पीछे आपके खिलाफ कुछ भी कर सकता है, टर्की जैसा देश सामने कुछ और पीछे कुछ और कर सकते हैं, पाकिस्तान पर आप जीवन भर भरोसा नहीं कर सकते, तो ऐसे में भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है मुझे लगता है कि रोहित और बढ़ाने की जरूरत है, और जिस जिस कोने में हमको लगता है कि इसको भरपाई करना चाहिए, इसको भरना चाहिए, वहां वहां भारत को और मजबूत होने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह का वर्ल्ड में माहौल है, कभी भी किसी भी वक्त, क्योंकि पहले एक समय लग रहा था कि विश्व में शांति और पीस की बात चल रही है, लेकिन जब जब जिस देश को जहां जरूरत पड़ता है वहां अपने
मन के हिसाब से वो उस पर अटैक करता है। आप ईरान, अमेरिका और इसराइल वाले वॉर आप देख लीजिए, तो उसमें कोई और कुछ कर नहीं पाता है। आप लाख उसका विरोध करें, लेकिन खुलकर कोई न देश सामने आता है, न खुलकर कोई जितने संगठन हैं आपके वो सामने आ पाते हैं। तो अब आपको वक्त आ गया है कि डिफेंस का स्तर पर देश को आत्मनिर्भर और बनाना चाहिए। और जो बात हो रही थी राफेल को लेकर कि राफेल तो भारत का खारिज कर दिया, कई अब डिफेंस में कई इक्विपमेंट्स हैं जो कि हथियार अब भारत में बनाए जा रहे हैं, और भारत उस स्थिति में भी आ गया है कि उसका एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो मुझे लगता है कि भारत को और थोड़ा सा इसमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय बहुत मतलब चैलेंजिंग रहने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ल्ड शांति और पीस की बात कर रहा है। जब अपनी बात आती है, अपने इंटरेस्ट की बात आती है, तो सारी बातचीत और सारे कॉम्प्रोमाइजेस खत्म हो जाते हैं और धरे के धरे रह जाते हैं। सही बात है, सारे कॉम्प्रोमाइजेस धरे के धरे रह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सही बात। थैंक्स अ लॉट प्रेमचंद जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।